नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या किया, हमने अभी तक जो लूसेंट के हिस्ट्री के टॉपिक थे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 350 प्लस क्वेश्चन थे, तो उसको हमने कर लिया। इसके बाद मैंने जियोग्राफी लूसेंट से आपको करवा दिया लगभग 200 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारी नंबर है अब हम करवाएंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको सबसे पहले मैं प्रागैतिहासिक काल बताऊंगा। वीडियो शुरू करने के पहले मैं कुछ थोड़ा सा आपकी पृष्ठभूमि क्लियर करना चाहूँगा कि कैसे क्या पढ़ना है। इसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल जानने से पहले आप ये समझिए, जो हमारे भारत का इतिहास है वो कितने भागों में विभाजित है। तो हमारे जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन से देखिए 3 भाग हैं। तो जो पहला भाग है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। जो पहले भाग को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरे भाग को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरे भाग को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। इनमें अंतर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल वह समय होता है जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता और इसकी जानकारी केवल पुरातत्व साक्ष्य से मिलती है। इसके अंतर्गत पसाड़ काल आते हैं। पसाड़ काल में आप देखे होंगे ना, पत्थरों की खोज, ये सब पत्थर होते हैं, तो ये प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल भी आगे 3 भागों में बढ़ जाता है। पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नवपसाण काल, और बाद में ताम्र पसाड़ काल भी उसको कह देते हैं। तो कई लोगों ने इसको बांट दिया है। ठीक है, अपने अनुसार इसको बांट दिया है। तो आपको मैंने ये बताया इतिहास 3 भागों में विभाजित है। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल, और जो प्रागैतिहासिक काल है वह काल होता है जिसमें मानव न पढ़ना जानता है न लिखना जानता है, एकदम यानी कि निरक्षर रहता है। ठीक है, तो न पढ़ना जानता है न लिखना जानता है। तो इनके बारे में जानकारी जो साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो पाषाण से मिलते हैं, यानी कि शिला से मिलते हैं। और जो प्रागैतिहासिक काल है वो भी 3 भागों में विभाजित है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए आप डेट मत याद रखिएगा, या आप याद रखिए जो प्रागैतिहासिक काल है 3 भागों में विभाजित है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं अभी आपको ये जो प्रागैतिहासिक काल है इतना, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पूरा पाषाण काल के भी क्वेश्चन रहेंगे, मध्य पाषाण काल के, नवपाषाण काल में। इसी में पहिए की खोज हुई है, आग की खोज हुई है, आदमी का पशुपालन किया, पहला पालतू जानवर कौन था, अंतिम पालतू जानवर कौन था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊं, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है, इसमें क्या होता था, इसमें मानव, इस लिपि में मानव जो है पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि पढ़ा नहीं जा सकता। जो जिसने लिखा है वो पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में इस काल के जो मानव ने लिखा है वो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य मिले, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आती है। ठीक है, इसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में ही हमारा प्राचीन भारत रहता है, मध्यकालीन भारत रहता है और आधुनिक भारत रहता है। तो मैं अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ये पूरे पोर्शन से, इस पोर्शन से पूरे 100 MCQ कराऊंगा और टॉप MCQ रहेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं ऐतिहासिक काल को लूँगा, आद्य ऐतिहासिक काल को। इस प्रकार में पूरा आपको जैसे ये सिलेबस पूरा कराते हैं उसी प्रकार में आपको पूरा क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन बता दूंगा। तो ये थी हमारी पृष्ठभूमि। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में कौन कौन से देखिए 3 भाग थे। तो पहला भाग कौन सा था, तो पहला भाग था पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कहीं कहीं ताम्र पाषाण काल भी मिलता है, लेकिन अब 3 याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था। जो पूरा पाषाण काल है उसमें मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो उसमें जो मानव था उसका प्रमुख व्यवसाय था शिकार करना। क्या? शिकार करना। इस समय मानव क्या था, इस समय मानव शिकारी था। ठीक है, इस समय मानव शिकारी था। अगला, भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये हैं शैल चित्र के लिए। क्या? शैल चित्र के लिए। तो यहाँ से खा यानी कि दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, मध्य पाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया। जो मध्य पाषाण काल है, सबसे पहले मानव ने किस पशु को पालतू बनाया, तो सबसे पहले जो मानव था उसको पालतू किसने बनाया, तो उसको कुत्ता ने, किसको? कुत्ता को बनाया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? गाय इसका, यानी कि
तीसरा हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मध्य पाषाण काल की बात है तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको सुन लीजिए, नोट करना चाहते नोट कर लीजिए। इस काल के बारे में जो सर्वप्रथम है, किस काल के बारे में, तो मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम करसाइल ने बताया था। करसाइल ने कब बताया था, देखिए किसने बताया था, करसाइल ने बताया था। कब बताया था, ये बताया था 1867 में बताया था। कब, करसाइल ने 1867 में बताया था। ठीक है, इसमें क्या होते थे, मध्य पाषाण काल में क्या होते थे, जो औजार थे यानी कि पत्थरों के बने जो औजार जिससे क्या करते थे, ये आदि मानव शिकार किया करते थे, वो बहुत छोटे होने लगे थे, इसलिए इनको माइक्रोलिथ भी कहा गया है। तो पूछा जाता है माइक्रोलिथ शब्द का प्रयोग किस काल में किया गया है, तो मध्य पाषाण काल में किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इतनी चीज़ें जो मैं बताता जाऊँ तो आप लोग नोट करते जाइएगा। अगर कोई बात ना समझ में आए तो आप लोग दोबारा थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लीजिएगा, जिससे बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। तो जो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। कहाँ, तांबा का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए नवपाषाण काल के बारे में है, तो नवपाषाण काल के जो है तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी सर जॉन लुबाक ने दी थी। किसने दिया था, जॉन, आप इसे याद रखिए, और लुबाक, क्या, लुबाक। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने इसकी जानकारी दिया था। इसका आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ नवपाषाण काल के बारे में, और इसी को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। और इस काल में क्या हुआ था, देखिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल मैंने बताया, पूरा पाषाण काल में मानव एकदम घुमंतू था। ठीक है, पत्थर के औजार थे उससे शिकार करता था और अपना खाना पीना करता था। इसके बाद आया मध्य पाषाण काल, जो हथियार थे थोड़ा सा छोटे हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है, फिर इसके बाद आया नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। इसमें क्या हुआ, जो मानव था इस समय स्थायी घर बना लिया। तो पूछा जाता है स्थायी घर कब बनाया था, तो ये बनाए थे नवपाषाण काल में। तो इस समय क्या उसने बना लिया, स्थायी घर बना लिया, किसमें, नवपाषाण काल के समय में। ठीक है, और कृषि और पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। तो नवपाषाण से ही कृषि और पशुपालन भी उसने प्रारंभ कर दिया था मानव ने। ठीक है, आदि मानव ने। तो इतनी आपको चीज़ें जो है एकदम से याद रखना है। और इसी समय ही पहिए की खोज हुई थी। तो नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी। किसमें, पहिए की खोज नवपाषाण काल के दौरान ही हुई थी। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है, मैंने आपको निम्न जो बातें हैं आपको बता दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में पूरा पाषाण युग के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हुंसगी में मिले। कहाँ, हुंसगी में मिले हैं। तीसरा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, मध्य पाषाण काल के उपकरण किस प्रकार के थे। तो मध्य पाषाण काल के उपकरण किस प्रकार के, छोटे और नुकीले, और जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। मैंने आपको बताया ना, छोटे और नुकीले थे, जिन्हों माइक्रोलिथ कहा गया है। नवपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के बर्तन बनाने शुरू किए थे, तो मिट्टी के, किसे, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए गए थे। नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी, मानव स्थायी घर आवास बनाकर रहने लगा था और खेती करने लगा था, और घड़े की खोज हुई थी, यानी कि घड़ा बनाना सीख गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला, मेहरगढ़ किस काल का प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल है, तो मेहरगढ़। तो इस समय मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ है यानी कि नवपाषाण काल का है। ठीक है, कहाँ का है, नवपाषाण काल का है। प्रमुख गढ़ कौन सा है, मेहरगढ़। तो ये आपसे याद रखना है। अगर पूछा जाए आपसे कि पशुपालन का साक्ष्य भारत में, जब मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल में आदि मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया था, तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है। आदमगढ़ जगह है मध्य प्रदेश में, और एक जगह और है बगौर, बगौर राजस्थान में। तो यहाँ से इसको जगह मिली है जहाँ से क्या है, जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। इतना आपको याद रखना है। और जो मेहरगढ़ से क्या प्राप्त हुआ है, और जो मेहरगढ़ इस समय कहाँ है, तो मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला है, बुर्ज होम में किस प्रकार के आवास मिले हैं। जो बुर्ज होम है वह किस प्रकार के आवास मिले, तो गर्त आवास मिले। क्या, गर्त आवास मिले हैं, याद रखिएगा। तीसरा सही उत्तर होगा। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने आग का प्रयोग कब शुरू किया, तो मानव ने आग का प्रयोग कब शुरू किया गया था, तो ये आपको सभी को पता, पूरा पाषाण काल में। कब, पूरा पाषाण काल में। यहाँ से ये पता चलता है कि आग की खोज कब हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी। देखिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, जो प्रागैतिहासिक काल होता है उस काल को कहते हैं जिसमें मानव पढ़ा लिखा नहीं था, न पढ़ सकता था न ही लिख सकता था, लेकिन इनके जो साक्ष्य मिले हैं
इनके साक्ष्य जो है किससे मिले हैं, तो शिलालेखों से, यानी कि इसके पसाड़ों से मिले हैं इनके साक्ष्य। ठीक है, इसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है उसको 3 भागों में बांटा गया है मुख्यतः। पूरा पाषाण काल, इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आग की खोज हुई थी। इसके बाद मध्य पाषाण काल, इसमें हथियार छोटे होते थे जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। इसके बाद आता है नवपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, इसी को कहते हैं। तो नवपाषाण काल में मानव जो है आवास बना के रहने लगा था, पशुपालन करने लगा, खेती करने लगा, पहिए की खोज हुई और घड़े की खोज हुई। ये प्रमुख रूप से मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चीज़ें यहाँ से भूल जाती हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा फोकस दे रहा हूँ, यानी से बल दे रहा हूँ इन चीज़ों में। अगला है, भारत में सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो भारत में सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य है कोल्डिया में मिले थे। कहाँ? कोल्डिया में मिले थे। आप लोग कमेंट बताएं कोल्डिया कहाँ है। अगला है, ताम्रपाषाण काल में मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? तो ताम्रपाषाण काल में मानव ने धातु ने तो तांबे का प्रयोग किया था, जो कि आपको पता है। अगला है, कायथा संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित। किससे? ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। और ये कोई वैज्ञानिक है, अर्थशास्त्री, जो एक और काल बढ़ा देता है जिसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय तांबे की खोज हुई थी तो उसे कह देते हैं ताम्रपाषाण काल। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, जार्जबे संस्कृति किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले, और मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। भारत में सबसे पहले स्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? तो जौ की खेती की थी। यहाँ से खेती से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो जौ की खेती की, और प्रागैतिहासिक काल के किस काल से? तो नवपाषाण काल से, क्योंकि खेती की शुरुआत वहीं से हुई थी, ठीक है। अगला, भारत में सबसे पहले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो भारत में सब पहिए का आविष्कार मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, नवपाषाण काल में है। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी, याद रखिएगा। ताम्रपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के औजार बनाए? तो ताम्रपाषाण काल में मानव ने तांबे के औजार बनाए। किसमें? क्योंकि तांबे की बात हो तो तांबे के औजार बनाएंगे। अगला है, आहार संस्कृति किस काल से संबंधित है? जो ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। भारत में सबसे पहले घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो घोड़े के साथ सुरकोटदा में मिले हैं। कहाँ? सुरकोटदा में मिले हैं। इसमें क्या थे? घोड़े दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। मात्र एक ऐसा जगह था जहाँ घोड़े दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस जानवर का शिकार किया? तो किस जानवर का शिकार किया? तो हिरन का शिकार किया था, ठीक है, हिरन का शिकार किया था। तो ऑप्शन नंबर गा, यानी कि तीसरा हमारा एकदम से उत्तर होगा। अगला है, भारत में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो ईमान गांव में मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के घर बनाए? तो ईंटों के घर बनाए थे। गणेश्वर संस्कृति किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है गणेश्वर संस्कृति। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो हल के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं, क्योंकि कालीबंगा में ही जूते खेतों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए हल के प्रमाण कहाँ? कालीबंगा में मिले हैं। आपको क्वेश्चन मिक्स दिख रहे होंगे, एक आध क्वेश्चन मिक्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के बर्तन बनाए? तो मिट्टी के बर्तन बनाए थे, क्योंकि उस समय मिट्टी थी, कुछ समय धातु नहीं थी। जब तांबे की खोज हुई तो फिर तांबे के बर्तन आने लगे। भारत में सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो कोल्डिया से मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के घर बनाए थे? तो गुफाएं। किस प्रकार के घर? तो गुफाएं बनाई थी। इसके बाद वो ईंटों के घर बनाए थे नवपाषाण काल में। तो सबसे पहले उसने गुफाएं बनाई, ठीक है। भारत में सबसे पहले गुफाओं के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भीमबेटका में मिले, क्योंकि वहीं ही चित्रकारी मिली है। वहाँ से ये पता चलता था कि जो आदि मानव थे वो चित्रकार भी थे, क्योंकि वो चित्रकारी करते थे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है, यानी कि पता चलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे यहीं पर ये पूछ लिया जाए तो प्रागैतिहासिक काल के किस काल से मानव चित्रकारी करता था, के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? मतलब किस काल से? तो पूरा पाषाण काल से मिले हैं, ठीक है। और इसके साक्ष्य आपको पता है भीमबेटका से मिले हैं, गुफाओं से। अगला, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के औजार बनाए थे? तो पत्थर के औजार बनाए थे, ठीक है। और उस समय जब
पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल में बनाए तो पत्थर के औजार क्या बड़े होते थे, जैसे मान लीजिए पत्थर के औजार नुकीले बनाते थे ताकि वो मार सकें, पत्थर के औजार क्या बड़े होते थे। लेकिन जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो ये पत्थर के औजार थोड़ा छोटे होने लगे, क्या वो छोटे होने लगे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है इन्हें। अगला है, भारत में सबसे पहले पत्थर के औजार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो पत्थर के औजार के साथ हुंसगी में मिले हैं, याद रखिएगा। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की कला का विकास किया था, तो चित्रकला का विकास किया था। भारत में सबसे पहले चित्रकला के साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के हथियार बनाए थे, तो भाला बनाया था। सबसे पहले क्या उसने भाला बनाया था, ठीक है, यानी कि ऐसा बनाया था ताकि जानवरों को मार सके फेंक के। अगला है, भारत में सबसे पहले भाले के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो हुंसगी में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के आभूषण बनाए, तो किस प्रकार के आभूषण बनाए थे, तो सीपियों और हड्डियों के। सीप आप जानते होंगे, शंख, ठीक है, जैसे कीड़ा होता है जो अंदर ही ऐसे सीप, तो सीप पहन लेते थे और हड्डी पहन लेते थे, वो अपना उनको आपका क्या आभूषण मानते थे। भारत में सबसे पहले सीपियों और हड्डियों के आभूषण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ईमान गांव से मिले। कहाँ से, ईमान गांव से मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के खिलौने बनाए थे, तो मिट्टी के खिलौने बनाए थे। किसके, मिट्टी के खिलौने बनाए थे। भारत में सबसे पहले मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य कहाँ मिले, ईमान गांव में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई, तो मिट्टी की। भारत में सबसे पहले मिट्टी की मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ मिले, ईमान गांव में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के संगीत वाद्य यंत्र बनाए, तो किस प्रकार के, तो हड्डियों के वाद्य यंत्र, यानी कि हड्डियों को ही क्या मतलब कि उसमें होल वगैरह करके अपना वाद्य यंत्र बना लेते थे। अगला है, भारत में सबसे पहले हड्डियों के वाद्य यंत्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये भी ईमान गांव से मिले हैं। यानी कि अधिकतर जो चीज़ें हैं हड्डियों वगैरह की, ये ईमान गांव से अधिकतर चीज़ें क्या है मिली हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ मैं बाद में आपको प्रश्न दूंगा, बोल के उनके उत्तर आपको लिख के क्या है कमेंट में करना है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के नृत्य का विकास किया था, तो किस प्रकार के, तो गुफा चित्रकला में नृत्य के संकेत। जो भीमबेटका में अभी भी कुछ चित्र हैं, जैसे मैं उदाहरण ऐसे कुछ जो नृत्य करते हुए दिखाया गया है। भारत में सबसे पहले नृत्य के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये भीमबेटका से मिले हैं। मैंने आपको भी बताया ना, भीमबेटका में बताया गया है। प्रागैतिहासिक काल में मानवों ने सबसे पहले किस प्रकार की भाषा का विकास किया गया है, तो सांकेतिक भाषा। क्या, सांकेतिक भाषा थी, यानी कि इशारों से होती थी। अगला, भारत में सबसे पहले सांकेतिक भाषा के साक्ष्य कहाँ से, तो ये भी भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ अधिकतर चीज़ें क्या है, अधिकतर साक्ष्य मिले हैं उनके शरीर बनावट से, उनके कला से, उनकी विशेषताएं, इसलिए भीमबेटका महत्वपूर्ण है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के धार्मिक विश्वासों का विकास किया था, तो प्राकृतिक पूजा का। भारत में सबसे पहले प्राकृतिक पूजा के साक्ष्य भीमबेटका से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की सामाजिक संरचना का विकास किया था, तो कबीले का विकास किया था। भारत में सबसे पहले कबीले के साक्ष्य ये हुंसगी में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का विकास किया, किस प्रकार की, तो शिकार और संग्रहण की। भारत में सबसे पहले शिकार और संग्रहण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो यह भी हुंसगी से मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की राजनैतिक संरचना का विकास किया था, तो कबीले के मुखिया के रूप में। भारत में सबसे पहले कबीले के मुखिया के साक्ष्य ये हुंसगी से मिले हैं। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि का विकास किया, तो गतिविधियों का विकास किया था, तो कला और शिल्प का। किसका, कला और शिल्प का। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कला और शिल्प के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो ये भी भीमबेटका से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास किया था, तो आग का विकास किया था। ये एक प्रकार की क्या प्रौद्योगिकी है, तो ऐसे अगर प्रश्न पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आग लगा देना है, ठीक है। यहाँ से हमारा गा। अगला है, भारत में सबसे पहले आग के साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो कुरनूल गुफाएं में। कहाँ से, कुरनूल गुफाएं में से मिली थी। यहाँ से राख वगैरह मिली थी, इससे पता लगाया गया, राख के ढेर, जिससे पता लगाया गया कि यहाँ आग लोग जलाते थे। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के आवासों का निर्माण किया था, तो गुफाएं और झोपड़ियों का। भारत में सबसे पहले गुफाओं और झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ, तो ये भी भीमबेटका से मिले हैं।
प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया था? तो जानवरों की खाल और पत्ते का। तो उस समय क्या, पहले कुछ समय नग्न पहनते थे, लेकिन इसके बाद वो जानवरों की खाल और जो बड़े पत्ते होते थे वो लपेटने लगे थे। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे पहले जानवरों की खाल और पत्तों के वो जो वस्त्र थे धारण करते थे, उनके साथ ये भी हुंसगी से मिले हैं। आपको इतनी बार मैं रटा दूंगा कि आपको अगर एग्जाम में बैठेंगे चीज़ें आपको एकदम आ जाएंगी। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के परिवहन का उपयोग किया था? तो पैदल और जानवरों की पीठ पर, जैसे अभी भी घोड़ा पे अब बैठ जाते हैं ना और चलते हैं, उसी प्रकार उसने किया था। अगला है, भारत में सबसे पहले पैदल और जानवरों की पीठ परिवहन के साक्ष्य कहाँ मिले? हुंसगी में मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की चिकित्सा का उपयोग किया था? तो प्रकृति, जड़ी बूटियाँ और अनुसंधान। यानी कि कुछ को मान लीजिए उनको फीवर है, बुखार है, तो प्रकृति से उनको जानते थे कि ये पत्ती हम खा लेंगे, ये फल खा लेंगे, इसका रस पी लेंगे तो हमारी बुखार क्या है, चली जाएगी। उस समय कोई मेडिकल कॉलेज तो था नहीं, कोई डॉक्टर था नहीं, तो ऐसे ये लोग किया करते थे। अगला है, भारत में सबसे पहले प्राकृतिक जड़ी बूटियों और अनुसंधानों के चिकित्सा के साथ ये हुंसगी से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के मनोरंजन का विकास किया था? तो कहानियाँ और खेल के मनोरंजन का विकास किया था। अगला है, भारत में सबसे पहले कहानियों और खेलों के मनोरंजन का साक्ष्य ये भीमबेटका से मिला है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की शिक्षा का विकास किया था? तो मौखिक कहानियाँ और कौशल सीखना, यानी कि एक दूसरे को मौखिक कहानियाँ सुनाते थे और वो ज़्यादातर स्किल पे ध्यान दिया करते थे, कौशल विकास पर। अगला है, भारत में सबसे पहले मौखिक कहानियों और कौशल सीखने के साथ ये हुंसगी से मिला है। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के लेखन का विकास किया था? तो संकेतिक चित्र। क्या संकेतिक चित्र? यानी कि ऐसे चित्र बना देते थे। ठीक है, देखिए जैसे किसी को संकेत देना तो ऐसे बना देते थे, इसके हाथ हो गए, इसके पैर, तो ऐसे बना दिया करते थे। अगला है, भारत में सबसे पहले किस संकेतिक चित्रों के साथ कहाँ से मिले हैं? ये भी भीमबेटका से मिले हैं। चित्रों के अधिकतर कहीं भी आता है तो आपको भीमबेटका बिना सोचे समझे लगा देना है, क्योंकि भीमबेटका से ही अधिकतर साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के गणित का विकास किया था? तो किस प्रकार के गिनती और सरल माप गणित का विकास किया था? भारत में सबसे पहले गिनती और सरल माप के गणित के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये हुंसकी में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के मौसम विज्ञान का परिवेश किया था, यानी कि विकास किया था? तो मौसम के पर्यटन का अवलोकन। अगला है, भारत में सबसे पहले मौसम के पर्यटन के अवलोकन का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भीमबेटका में मिला। कहाँ? भीमबेटका में मिला है, खा सही उत्तर होगा। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के जल प्रबंधन का विकास किया था? तो किस प्रकार के? तो कुएं और तालाब। ये कुछ समय कुएं या कुएं होती थी या तालाब होते थे। ठीक है, वही साक्ष्य थे। उस समय ना तो समरसेबल चलता था, ना हैंडपम्प चलता था, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं चलती थी। भारत में सबसे पहले कुओं और तालाबों को जल प्रबंधन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये ईमान गांव में मिले हैं, याद रखिएगा। गा हमारा एकदम सही उत्तर होगा। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के धातु विज्ञान का विकास किया था? तो तामा गलाना। यानी कि जब उनको तामा मिला ताम्रपाषाण काल से, तो तामा गला के बर्तन बना लेते थे, अन्य उपयोगी चीज़ें बना लेते थे। अगला, भारत में सबसे पहले तामा गलाने की धातु विज्ञान के साक्ष्य कहाँ? तो गणेश्वर में मिले हैं। आपको कमेंट में बताना। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका यही है। ठीक है, गणेश्वर जगह कहाँ है? अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के कृषि विज्ञान का विकास किया था? तो सरल खेती और फसल चयन का। अगला है, भारत में सबसे पहले सरल खेती और फसल चयन के लिए कृषि साक्ष्य के विज्ञान के साक्ष्य कहाँ? ये मेहरगढ़ में मिले हैं। और अभी मैंने आपको बताया मेहरगढ़ कहाँ है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ठीक है, तो जौ और गेहूँ के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। ठीक है, पहला फसल तो जौ था। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के पशुपालन का विकास किया था? तो मांस और दूध के लिए पशुपालन। तो क्या करते थे? मांस और दूध का उत्पादन करते थे। भारत में सबसे पहले मांस और दूध के लिए पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के व्यापार का विकास किया था? तो किस वस्तु विनिमय विकास का। किसका? वस्तु विनिमय विकास का किया था। अगला है, भारत में सबसे पहले वस्तु विनिमय के संबंध व्यापार के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये गणेश्वर से मिले हैं। अगला प्रश्न है,
प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के शासन का विकास किया? तो कबीले के मुखिया। तो एक कबीले का मुखिया होता था और वह जो भी फैसला लेता था, तो जो जितने भी कबीले के सदस्य होते थे वह फैसला उनको मानना पड़ता था, चाहे उनके मन में हो, चाहे उनके लिए अच्छा हो चाहे बुरा हो, या वो करना चाहे ना करना चाहे, चाहे उनका मन हो चाहे ना मन हो, लेकिन जो कबीले का मुखिया कह देता था वो उनको मानना पड़ता था। भारत में सबसे पहले कबीले के मुखिया के शासन के साक्ष्य कहाँ? ये हुंसगी में मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के युद्ध का विकास किया था? तो कबीले के बीच झड़पें, यानी कि कई कबीलों के बीच क्या, ग्रुप के बीच लड़ाई वड़ाई होती रहती थी। भारत में सबसे पहले कबीले के बीच झड़पों का युद्ध कई साक्ष्य कहाँ मिले हैं? ये भी हुंसगी से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के धर्म का विकास किया था? तो प्राकृतिक पूजा और अनुसंधान, ये किया अनुसंधान और वो जो किया करते थे। अगला है, भारत में सबसे पहले प्राकृतिक पूजा और अनुसंधानों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार की कला का विकास किया? किस प्रकार की? तो यानी कि गुफा चित्रकला और शिल्प का। भारत में सबसे पहले गुफा चित्रकला और शिल्प की कला के साक्ष्य कहाँ से? ये भीमबेटका से मिले हैं। अगला है, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सबसे पहले किस प्रकार के विज्ञान का विकास किया था? तो अवलोकन और अनुभव पर आधारित विज्ञान। अगला है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव युक्त प्रयुक्त सबसे पहला उपकरण कौन सा था? तो पत्थर के औजार थे। क्या पत्थर के औजार थे? ठीक, 100 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 2 रहेगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है? तो आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जब मानव पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि मानव जब निरक्षर था, तो उस समय जब लिखित साक्ष्यों के पहले का काल होता है उसे क्या कहा जाता है? वो जो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से उसे जाना जाता है। और इसके जो साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्य से मिले हैं, यानी कि पुरातात्विक खुदाई से। अगला है, आद्य ऐतिहासिक काल को किस अन्य नाम से जाना जाता था? प्रागैतिहासिक काल भी इसको कहा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन को क्या कहा गया है? मतलब कि जनक किसे का जो अध्ययन थे, इसका जनक कौन थे? तो रॉबर्ट ब्रूस क्रूड थे। अगला है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? देखिए, पाषाण काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पाषाण का मतलब क्या होता है? पाषाण पत्थर का पर्यायवाची है, सबको पता होगा। तो ये जो स्टोन पीरियड था, यानी कि पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? देखिए 3 भाग है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल। इसको 3 भागों में बांटा गया। जो पाषाण काल को 3 भागों में मुख्यतः बांटा गया, 1 2 3, 3 भागों में। अब देखिए, जो पूरा पाषाण काल था, इसमें जो मानव ने आग की खोज की थी। इस समय मानव एकदम खानाबदोश था, ठीक है, पढ़ना लिखना, यानी कि पढ़ने लिखने की बात बहुत दूर की बात है। इस समय खानाबदोश था, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त किया करता था, ठीक है। इसके बाद मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में जो आदि मानव था उसके हथियार छोटे हो गए, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। नवपाषाण काल में आग की खोज हुई थी, मानव जो पशुपालन करने लगा था, खेती करने लगा था। मनकी की खोज हुई थी, सॉरी आग की खोज नहीं हुई थी, यहाँ पहिए की खोज हुई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, ठीक है, इतना याद रखना है। अगला है, पूरा पाषाण काल के उदाहरण मुख्य रूप से किससे से बने होते हैं? तो पत्थर से बने होते हैं। उपकरण जो किससे? पत्थर से, क्योंकि उसी से वो लोग शिकार करते थे। भारत में पूरा पाषाण काल में सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सोहन घाटी से देखने को मिले हैं। कहाँ से? सोहन घाटी से देखने को मिले हैं, आप लोग याद रखेगा। अगला है, मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या थी? तो मैंने भी आपको बताया, जो पूरा पाषाण काल में जो हथियार बड़े होते थे पत्थरों के कुछ इस प्रकार से, अब वो छोटे होने लगे, कुछ इस प्रकार से छोटे होने, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। तो वी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। नवपाषाण काल की सबसे मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो खाद्य उत्पादन, कृषि। अगला है, ताम्रपाषाण काल में मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। क्या है? तांबा का प्रयोग करना शुरू किया था। लोहा ये लोग नहीं जानते थे, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता तक लोहे से कोई परिचित नहीं था, अपरिचित थे। यहाँ से इतना आपको याद रखना। अभी मैं आगे आपको इससे प्रश्न करवाऊंगा, जिससे आपको अगर कुछ डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगला है, भारत में ताम्रपाषाण का युग की प्रमुख स्थल कौन सी है? तो कौन सी? तो आहार बनास संस्कृति है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से? आप सभी को पता है, कांस्य युग से संबंधित है। किससे? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कांस्य युग से संबंधित सभ्यता थी। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। देखिए, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा।
इसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी राखालदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो देखिए यहीं से आपसे दोनों शहर मिला के, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, तो दोनों को मिला के वो बोल रहा है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ऐसे प्रश्न जो ना कंफ्यूजन के लिए पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीजें मिली हैं, अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करते जाइए, मैं बता दूं। देखिए सबसे पहले तो पुरोहित आवास मिला है। ठीक है, इसके बाद घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, सूती के वस्त्र मिले हैं, स्वास्तिक चित्र मिला है। ठीक है, चिन्ह जो है, सबसे चौड़ी सड़क है वहां की, सभागार है जिसे ऑडिटोरियम इस समय कहा जाता है, म्यूजियम। ठीक है, और पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, तांबे का ढेर मिला है। तो इतनी चीजें मिली है। अगर आप नोट कर रहे हो तो दोबारा थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लीजिएगा, जो जो मैंने बताया उसे नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो शिव पशुपति की पूजा करते थे। तो आपको सिर्फ पशुपति मिलेगा तो आपको सही मानना है, पशुपति का मतलब होता है शिव। याद है? ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई, ये तो ऑप्शन ठीक है, चलिए इसी यहाँ से। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब है, देखिए जैसे हम नभी नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारी पहली लाइन है, दूसरी तीसरी, तो वो लोग ऐसे लिखा करते थे, ऐसे, जिसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा गया। वही एक लाइन इसको मानते थे ऐसे, फिर इसमें लिखते, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो उसे इसलिए उसे सर्पिलाकार, ये भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय देखिए, कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार भी करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल को जानते थे? तो किस फसल को जानते? तो ए और बी, यानी कि गेहूं और जौ को जानते थे। ठीक है, तो गेहूं और जौ से वो क्या थे? भली भांति परिचित थे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि गेहूं और जौ के उन्हें साक्ष्य कहाँ से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी किस धातु को जानते नहीं थे? तो लोहा, ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो लोहा से क्या थे? ये परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? देखिए उनके पतन का कारण बहुत से, जैसे जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण था, बाढ़ भी था, आर्यों का आक्रमण भी था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डी हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि सभी उसके उनके उसके पतन का कारण थे। वैदिक सभ्यता किस काल संबंधित है? जो वैदिक सभ्यता है ये लौह काल से संबंधित, किससे? लौह काल से संबंधित है। वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो वैदिक सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ठीक है, पशुओं को पालन करना, तो पशुपालन था। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख जो है सिंधु नदी का मिलता है, सबसे कम गंगा नदी का मिलता है, याद रखिएगा। ऐसा भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, एक आरओ में पूछा गया प्रश्न है कि जो है सिंधु नदी का उल्लेख, यानी कि किस वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे उनका नाम इंद्र था। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, इतना याद रखना है आपको। नोट कर रहे हो तो ऋग्वेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर सकते हैं। देखिए ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋचाओं का संग्रह। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ से याद रखना है। फिर इसके बाद आपको ये इसमें याद रखना है कि ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। पहली बार सूत्र का प्रयोग, जो शूद्र शब्द का प्रयोग है ना, ये ऋग्वेद में ही हुआ है। और ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल सबसे पुराना है। ठीक है, क्योंकि इनका संकलन क्या है? बाद में हुआ है। ठीक है, इसके बाद ऋग्वेद के 9वें मंडल में स्वयं देवता की बात की गई है। और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, जो ऋग्वेद के ज्ञानी है उसे होत्र कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद, हर एक वेद का उपवेद होता है, तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? जो महाजनपद थे इनकी संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या थी 16 है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसे भी बना है कि जो कुल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर कुल कितने महाजनपद है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो उत्तर अभी वर्तमान में 8 महाजनपद है। ठीक है,
कौन सा महाजनपद गणतंत्रात्मक था? तो वज्जी था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो भारत में सबसे पहले जो कृषि के साक्ष्य ये मेहरगढ़ में मिले हैं। लोग कृषि करते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये मेहरगढ़ से मिले हैं। भारत में सबसे पहले लोहे का प्रयोग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में मिले। कहाँ? अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहवा में मिले हैं। और कोल्डिहवा कहाँ है? कोल्डिहवा इस समय यूपी में है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। किस स्थल से हल्के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से जो हल्के साक्ष्य मिले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कालीबंगा से और कौन कौन सी चीजें मिली। सबसे पहले आप समझिए कि काली जो बंगा है इसका अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, यहाँ से हमें देखिए अलंकृत ईंट मिली है, इसके बाद चूड़ी मिली है, जूता हुआ खेत मिला है, हवन कुंड मिला है। तो यहाँ से प्रमुख मिले हैं। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है, हनुमानगढ़ी जिले में स्थित है। तो कालीबंगा घग्गर राजस्थान के घग्गर नदी के हनुमानगढ़ी जिले के में स्थित है। इसकी खुदाई जो है वी के थापर और बी लाल ने किया था। ये आपको यहाँ से याद कर रखना है। अगला है भारत में पहिए खोज किस काल में हुई थी? तो भारत की में पहिए खोज, ये यहाँ से उत्तर ये नहीं होगा। जो भारत में पहिए खोज है मैं आपको बताया था किस काल में हुई थी, ये हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। आग की खोज पूरा पाषाण काल में। अगला है भारत में घोड़े के प्रयोग के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले। सुरकोटदा एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, याद रखेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो वो पासा खेलते थे। क्या? उन्हें पासा पसंद था, पासा से परिचित थे। अगला है किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो मैंने अभी आपको बताया ना, अलंकृत ईंट, अग्नि वेदिकाएं, जूता हुआ खेत, हवन कुंड, ये कहाँ से मिली हैं? ये कालीबंगा से मिली हैं। ठीक है, याद रखेगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर किस जानवर का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? तो यहाँ बैल का सर्वाधिक चित्रण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ऐसे प्रश्न बनते हैं। किस स्थल से कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के व्यापारिक संबंध किस देश से थे? तो मेसोपोटामिया से थे। कहाँ से? मेसोपोटामिया से थे। एक यहाँ से हमारा ए सही उत्तर होगा। प्रागैतिहासिक काल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन फिर वही रिपीट हुआ है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने अभी आपको बताया था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है किस स्थल से ताम्र पाषाण काल के मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं? तो मिट्टी के मतलब कायथा से मिले हैं। कहाँ से? कायथा से देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो मैंने अभी आपको बताया ये कांस्य युग से संबंधित थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो एक हुई थी 1921 में। हड़प्पा नगर किस में खोज की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? तो मैंने आपको बताया था दयाराम साहनी। देखिए 1921 में हड़प्पा खोज हुई थी और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। इसके बाद 1922 एक साल बाद जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो की जो खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, जो मैंने आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। अगला प्रश्न है करा निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता लोथल से संबंधित है? तो लोथल से संबंधित सभ्यता कौन सी थी? देखिए वैदिक काल में लोथल का कोई वर्णन नहीं है, मौर्य काल में नहीं, गुप्त काल में, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल का वर्णन है। और लोथल एक मात्र ऐसा शहर था जहां से बंदरगाह देखने को मिला है। अश्वमेध यज्ञ का संबंध किस काल से? तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध आप सभी को पता वैदिक काल से। किससे? वैदिक काल से अश्वमेध यज्ञ का संबंध। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ऋग्वेद में किसे दस्यु कहा गया है? तो जो अनार्य थे इन्हें दस्यु कहा गया है। अगला है चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहां से मिले हैं? तो ये कोल्डिवा से मिले हैं और कोल्डिवा यूपी में, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो धातु कौन से थे जिससे अपरिचित थे? तो धातु थी लोहा, इससे लोग क्या थे? अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो था, उसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वैदिक काल में
गविष्टि शब्द किससे संबंधित है? तो गायों की खोज, जो गायों की खोज थी उसे गविष्टि कहा गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बंदरगाह नगर कौन सा था? लोथल था बंदरगाह नगर। ये मैंने भी आपको बताया, देखिए वही प्रश्न आ गया। यहाँ मात्र एक ऐसा शहर था लोथल जहां बंदरगाह देखने को मिला है। लोथल कहाँ है? लोथल भारत के गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। महाजनपद काल में मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी राजगृह थी। क्या थी मगध की राजधानी? राजगृह थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यापारिक साथी कौन था? तो मुख्य व्यापारिक का साथी कौन था? मेसोपोटामिया था। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से क्या अपना व्यापार करते थे, वहीं से आयात निर्यात किया करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुरंदर किस देवता का उपनाम है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। पूरे जो वैदिक काल में इंद्र देवता का जो है बहुत ही उल्लेख है, और जो जो भी चर्चा है इंद्र देवता के संदर्भ में की गई है। तो पुरंदर भी इंद्र देवता को कहा गया है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो कृषि की शुरुआत। क्या थी? कृषि की शुरुआत थी। तो यहाँ से बी हमारा सही उत्तर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बने होते थे? तो किससे? तो ईंट से बने होते थे। वैदिक काल में विष किसे कहा गया है? तो विष किसे कहा जाता था? तो जनजाति, किन्हें? जनजाति को कहा गया है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल कौन सा था? तो विशाल स्नानागार था। कौन सा था? विशाल स्नानागार था। ठीक है, याद रखिएगा। महाजनपद काल में गणतंत्र किसे कहा जाता था? तो गणतंत्र किसे कहा जाता था? ये वजी को कहा गया है। किसे? वजी को कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? तो चावल से परिचित नहीं थे। किससे? चावल से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? दशराज युद्ध ये परुसमढ़ी यानी कि रावी नदी के तट पर हुआ था दशराज युद्ध। ठीक है, और ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में की गई है? तो ये ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो पतन का कारण मैंने बताया आर्यों का आक्रमण भी है, बाढ़ भी माना जा सकता है, जलवायु परिवर्तन भी माना जाता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मोहरों का प्रयोग करते थे? तो पत्थर की मोहरों का, जिसे स्टीटाइट किया कहा गया है। ये बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पत्थर की, क्योंकि उस समय ताम्र जो तांबा चल रहा था, तो बहुत लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि तांबे की मोहर उड़ाई होंगी, लेकिन पत्थर की मोहरी थी जिसे स्टीटाइट कहा गया है। वैदिक काल में वरास्य किसे कहा जाता था? तो आर्योत्तर जनजातियों को। सिंधु सभ्यता में डाक यार्ड कहाँ पाया गया है? तो लोथल में पाया गया। डाक यार्ड मतलब बंदरगाह, तो लोथल में पाया गया। और लोथल कहाँ है? भारत के गुजरात राज्य में है। ऋग्वेद में अप्सरा शब्द किससे संबंधित है? तो देवांगनाओं से संबंधित है। कहाँ? देवांगनाओं से संबंधित है अप्सरा शब्द। महाजनपद काल में अंग की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी चंपा थी। क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी, याद रखना है। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु को पवित्र मानते थे? तो किस पशु को? तो बैल जो पशु था इसको जो है पवित्र माना जाता था। वैदिक काल में गोपति किससे कहा जाता था? यानी गोपति किसे कहा जाता था? तो जो गोपति है ये राजा को कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्न भंडार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा में मिला। अन्न भंडार ये हड़प्पा में हमें देखने को मिला है। ऋग्वेद में पणि किसे कहा गया है? तो पणि किसे? ये व्यापारियों को कहा गया है। महाजनपद काल में गंधार की राजधानी क्या थी? जो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो मैंने अभी आपको बताया पासा। पासा यानी कि जिसे आप लूडो कहते हैं। तो ये लॉकडाउन में लूडो बहुत खेला गया है। ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में विस्मित किसका प्रतीक है? तो असमानता का प्रतीक है। विस्मित जो है असमानता का प्रतीक है। ये शब्द जो है ऐसे पूछे जाते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्यरत युवती की मूर्ति कहाँ मिली है? देखिए प्रश्न को कैसे घुमाया है। आपसे सीधा अगर पूछ लेता नर्तकी की मूर्ति, ये कांस की मूर्ति कहाँ मिली है, तो आप सीधा मोहनजोदड़ो मिलते, लेकिन रत युवती की मूर्ति, थोड़ा सा प्रश्न को क्या उसने घुमाया है। तो आपको घूमना नहीं है, आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है। ऋग्वेद में अयस शब्द किस धातु के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अयस शब्द तामा के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए? तामा के लिए प्रयुक्त हुआ है। महाजनपद काल में अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी थी। आपको यहाँ से याद रखना, ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी के किनारे विकसित हुई थी?
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। किस सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो ये भाव चित्रात्मक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से अभी तक पढ़ी नहीं गई ये होगा। अगर आपको भाव चित्रात्मक दिए तो आप भाव चित्रात्मक यहाँ पर करेंगे। वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो वैदिक सभ्यता जो काल कितना है, तो 1500 से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये याद नहीं हो रहता है तो कोई जरूरी नहीं है। मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने 10 मंडल है, ये आपको याद रखना है। कितने मंडल 10 मंडल, और 1028 क्या है सूक्ति है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। ये तो 16 आपको पता है महाजनपदों की संख्या थी। प्रश्न यहाँ से ऐसे बनता है 16 महाजनपद थे, उसमें से उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे। तो उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अगर आप आर ओ का PYQ सॉल्व किए होंगे तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगला है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगृह थी। क्या थी, राजगृह थी। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर होगा। अजात शत्रु किस वंश का शासक था। अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था। किसका, हर्यक। तो अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था, याद रखिएगा। ये ए इसका सही उत्तर। अगला है भारत का प्रथम सम्राट किसे माना जाता है। तो भारत का प्रथम सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। तथा एक बात आपको यहाँ से ये भी ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना सिल्कोस निकेटर की बेटी का क्या नाम था, हेलेना। तो इन दोनों का जब विवाह हुआ था तो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। अगला है कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा, तो अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य इनको कह सकते हैं, विष्णुगुप्त इनको कह सकते हैं। अर्थशास्त्र नामक एक बुक लिखी थी, ठीक है, याद रखिएगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक जो था किस युद्ध के बाद, तो आप सही को पता हो कलिंग के युद्ध के बाद। कब, कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध में अशोक ने देखा कि खून खराबा बहुत है, मारपीट बहुत हो रही, वो लोग भी मारे जा रहे हैं युद्ध में जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, यानी कि जिनकी कोई गलती नहीं, वो भी लोग भी मारे जा रहे हैं। तथा इनके जो घर वाले हैं, महिलाएं हैं, वो जो क्या कर रहे हैं, रो रही हैं। तो ये सब दृश्य देख के उसने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और कलिंग का युद्ध 261 में हुआ था, ये भी याद रखना है। अगला है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य का पतन 185 में हुआ था। कब, 185 में हो गया था, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कौन था, मान्य था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर अंतिम शासक था बृहदस्थ था, ठीक है। 185 तक मौर्य कुल सब चला था। अगला गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो जो गुप्त वंश था इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन, श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन तो किसे, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन माना जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे यहाँ से ये भी बनता है कि जो समुद्रगुप्त है एक सिक्का जारी किया था, तो इस सिक्के में समुद्रगुप्त क्या बजाते हुए दिखाया गया, तो वीणा, क्या वीणा को बजाते हुए दिखाया है, ठीक है। अगला है कालिदास किसके दरबारी कवि थे। कालिदास तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है कि अभी भी है, इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अगला हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। दोस्तों क्या थी, कन्नौज। तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, यहाँ पे याद रखेंगे। हर्षचरित के रचयिता कौन है। तो हर्षचरित के रचयिता है बाणभट्ट। कौन, बाणभट्ट जो हर्षचरित के रचयिता है। 20 का सही उत्तर होगा। चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था। तो चोल साम्राज्य किस क्षेत्र में स्थित था, तो दक्षिण भारत में स्थित था चोल साम्राज्य। ये आपको पता होगा, चोल, पांडव, चेर, ये सब दक्षिण साइड थे। अगला है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो राजा चोल ने बनवाया था। किसने, राजा चोल द्वारा बनवाया गया था। ये यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित था। तो आप सभी को पता, बहुत सरल क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म संबंधित था सांची का स्तूप। अगला है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं ये आपको पता है सभी को, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ, महाराष्ट्र में।
आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अजंता की गुफाएं बहुत लोग मध्य प्रदेश में टिक कर देते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो की प्रतिमा यानी खजुराहो का जो मंदिर वगैरह वो स्थित है, न कि अजंता की। तो अजंता की कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जो स्वामी थे, ठीक है, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। का जन्म जो वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में हुआ था। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? देखिए अभी मैंने आपको बताया महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अच्छा, आप लोगों को अपना स्कोर भी बताना है कि आप लोगों ने ये 100 MCQ है, इसमें से आपने कितने सही किए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो मैंने बताया गौतम बुद्ध। क्या गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक इनको माना जाता है। ठीक है, आप लोगों को सब सारी चीजें पता होंगी। अगला, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से? तो बुद्ध, धम्म, संघ। ये बहुत पूछा जाता है। मान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से अक्सर गलत हो जाता है। ठीक है, तो बुद्ध, धर्म और संघ, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म की है त्रिरत्न है। ठीक है? चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति। महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है, याद रखिएगा। बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल 7 कांड है। कितने? रामायण में कुल 7 कांड है। वीडियो भी मैं विस्तार से बताऊंगा, तो आपको सारी जो 7 कांड कौन कौन से सारी चीजें बताऊंगा। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 पुराण है हमारे। जैसे कुछ उदाहरण बताता हूँ, जैसे विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ऐसे ही 18 पुराण है हमारे पास। मनुस्मृति संबंधित है, तो धर्मशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, आर्यभट्ट संबंधित है, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र से संबंधित है। आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आर्यभट्टीय ग्रंथ के रचयिता आर्यभट्ट खुद हैं, तो सी सही उत्तर होगा। चरक संहिता संबंधित है, तो चरक संहिता आप सभी को पता होगा, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। चरक संहिता चिकित्सा संबंधित है, क्योंकि ठीक है चिकित्सा से संबंधित है। अगला है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है। कौन से? पाणिनि है। ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में? हाँ, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पंजाब में था। पंजाब इस समय मतलब पाकिस्तान, तक्षशिला कहाँ इस समय? पाकिस्तान में चला गया है। तो बी यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो मेगास्थनीज ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी। कौन सी? इंडिका लिखी गई थी। और मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य जब थे तो उनके दरबार में आया था, सिल्कोस निकेटर द्वारा भेजा गया था। किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेगास्थनीज तो चंद्रगुप्त के प्रथम के समय आया था। फाहयान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हुएन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएन भारत आया था। और यहीं पर इसने एक पुस्तक लिखी थी, सी यू की। क्या है? सी यू की। और यही नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। तो आपको पता चल गया। सीधा प्रश्न आपसे यही बनता है, कनिष्क का संबंध किस किस वंश से था? तो कुषाण वंश से था। ये क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं एनटीपीसी के, जो भी मैंने आपको PYQ करवाए ना हिस्ट्री के, ये क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पढ़ना आपको इतिहास वही है, ठीक है, अब लेवल बदल जाता है आपका अलग अलग। ठीक है, हिसाब से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली किसके शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। मथुरा कला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदू भी है। इनमें तो आप इसमें डी कह सकते हैं, उपयुक्त तो सभी। उपयुक्त का मतलब होता है जो ऊपर दिए गए, ठीक है। निम्नलिखित का मतलब हो जो नीचे दिए गए। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। ये हमारा यहाँ से उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है। आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का, देवगढ़ यानी कि दशावतार मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। अगला है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है। और कोणार्क मतलब उड़ीसा।
ठीक है। अगला, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो ये जो पल्लव शासक थे इन्होंने बनवाए थे। एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा गुफाएं हो या फिर अजंता की गुफाएं हो, ये दोनों महाराष्ट्र में ही स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? तो गायत्री मंत्र का वेद जो ऋग्वेद में पाया जाता है, आप सभी को पता होगा। ऋग्वेद के किस किस नंबर में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषदों की संख्या है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध किस काल में हुआ? तो महाभारत युद्ध किस युग में हुआ? तो किस युग में हुआ था? तो द्वापर युग में हुआ था। किसमें? द्वापर युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पुराणों में किस देवता को त्रिमूर्ति का हिस्सा नहीं माना गया है? तो देखिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश मतलब शिव। ठीक है, इंद्र को नहीं माना गया। तो काफी सरल क्वेश्चन था, जो भी थोड़ी बहुत अपनी संस्कृति से जुड़ा है इनको थोड़ी बहुत आप देख सकते हैं, इनको तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला है, सप्तऋषि की संख्या कितनी है? सप्तऋषि की संख्या 7 है। सप्त से 7। अहिंसा परमो धर्मा किस धर्म का सिद्धांत है? तो जैन धर्म का सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मा। अगला है, जैन धर्म में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? तो केवलिन कहा जाता है इनको, केवलिन। ये भी एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपने पीवाईक्यू नहीं देखे, आप हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख लीजिए और इकोनॉमिक्स के देख लीजिए, आर्ट एंड कल्चर के देख लीजिए, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इनके सब आप पीवाईक्यू वहां से सॉल्व कर लीजिए, आपके लिए रामबाण साबित होंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। क्या ऋषभनाथ थे? और 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी वो 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी, अति विलास और कठोर तप में संतुलन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना जाता है? तो महायान में। किसमें? महायान में बुद्ध को देवता माना जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म भी दो भागों में विभाजित होता है, बुद्धयान यानी कि सॉरी महायान या हीनयान। अगला है, धम्मपद इस ग्रंथ का पवित्र ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अशोक ने किस काल भाषा में शिलालेख लिखवाए? तो अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो प्राकृतक भाषा में लिखवाए थे। अशोक के शिलालेखों को किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। देखिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, ये क्या किस भाषा में लिखा है? तो प्राकृतक भाषा में। और किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ से अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जो आपको कंफ्यूजन लगे 2 से 3 बार उसको रिपीट कर लीजिए, सोने से पहले उसको रिपीट कर लीजिए, आपको कभी नहीं भूलेगा। मौर्य काल में अग्रडिका क्या थे? तो नगर प्रशासक थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सीता क्या थी? तो राजकीय भूमि को सीता कहा जाता था। किसके? जो राजकीय भूमि होती थी उसे सीता जाता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? तो अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। कितने? अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था। कौन सा था? समुद्रगुप्त था गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था, इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके दरबार में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो नवरत्न जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, उनमें से कालिदास थे। अगला है, मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता कालिदास है। क्या? कालिदास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मृगजकट्टिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रा किसके लेखक हैं? देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जो है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक। ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो वात्सायन। क्या? कामसूत्र के रचयिता वात्सायन है, याद रखिएगा। पंचतत्व के रचयिता कौन है? जो पंचतत्व के रचयिता है विष्णु शर्मा। ठीक है। हरिश्चरित्र किस प्रकार का ग्रंथ है? तो हर जो चरित्र है एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, गद्य है मतलब। ठीक है।
कदम्बरी के रचयिता कौन है? तो कदम्बरी के रचयिता है बाणभट्ट। क्या है? बाणभट्ट जो है कदम्बरी के रचयिता है। अगला है रत्नावली के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन जो है रत्नावली के रचयिता है। किराता राजुनियम के रचयिता कौन? तो भारवी इसके रचयिता है। क्या है? शिशुपाल वध के रचयिता माघ है। याद रखिएगा, आपने शिशुपाल का बात नाम जो है सुना ही होगा। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन? तो भारत मुनि जो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। अब अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की रचना है। ए सही उत्तर होगा। उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो उत्तर रामचरित जो भवभूति की रचना है। सूर्य सिद्धांत संबंधित है। तो जो सूर्य सिद्धांत है ज्योतिष से संबंधित है। किससे? ज्योतिष से संबंधित है। अगला प्रश्न है बृहत संहिता के रचयिता कौन है? तो ब्राह्महिर है। कौन है इसके रचयिता? जो है ब्राह्महिर है। बी यहाँ से हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला है सूर्य की अवधारणा, जो शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो आर्यभट्ट ने दिया था। अगला है चरक संहिता संबंधित है। तो आपको पता है चरक संहिता चिकित्सा से या फिर कह सकते हैं आयुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, रिमेंबर। अगला है सुश्रुति संहिता संबंधित है। तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अमरकोश के रचयिता कौन है? तो अमर सिंह जो है अमरकोश के रचयिता है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के रचयिता है। प्रियदर्शिका के रचयिता कौन है? तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रियदर्शिका। मौका मिले तो आप लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। अगला है मालविकानी मित्रम किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। विक्रमो वीरसियम किसकी रचना है? यह भी कालिदास की रचना है। रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह भी कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है कुमार संभोम किसकी रचना है? तो ये भी अगेन ये भी कालिदास की रचना है। कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अगला है स्वप्रसादवत्ता किसकी रचना? तो भास की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? तो ये भी उर्वशी भी कालिदास की रचना है। कालिदास जी ने बहुत सारी रचनाएं की हैं। अगला है मालती माधव किसकी रचना है? तो ये मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। ये सारे प्रश्न जो है बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है 50 कम से कम प्रश्न जो है एनटीपीसी में पूछे गए हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है 10 कुमार चरित्र के रचयिता कौन है? तो 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। ये प्रश्न जो है सीधे ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासकर वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश के अंतिम शासक को हराकर सत्ता प्राप्त की थी? तो शुंग वंश का जो शुंग वंश ने जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदस्थ। ठीक है, 185 में उसको मार दिया क्योंकि वो मंत्री ही था। इसको उनको मार दिया और उसको मारकर खुद ही शुंग वंश की स्थापना कर दी। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म का समर्थन किया था? तो इसने ब्राह्मण धर्म का समर्थन किया था क्योंकि ये खुद एक क्या था? ब्राह्मण था। अगला है पुष्यमित्र शुंग ने किस प्रसिद्ध यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। किसका? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। देखिए अश्वमेध यज्ञ में ये होता है कि यह एक यज्ञ का प्रकार है। ठीक है, इसमें यज्ञ यज्ञ करके तब जब यज्ञ संपूर्ण हो जाता है तो एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। उस घोड़े पे चुनौती लिखी रहती है कि जो घोड़ा इसको जो भी व्यक्ति घोड़े को पकड़ेगा तो उसको राजा से लड़ना पड़ेगा। अगर लड़ने का सामर्थ्य नहीं है तो वो जो घोड़ा जहां जहां तक जाएगा पृथ्वी में वो पूरी धरती उसकी किसकी? पुष्य यानी कि जिसने अश्वमेध यज्ञ की है उसकी हो जाएगी। अगला है शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो हमारा ए यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग इस चीज को विशेषकर याद रखिएगा। उस समय शुंग के बाद शुंग वंश का अगला शासक कौन बना? तो शुंग वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना था। कौन? जो शुंग वंश का अगला शासक अग्निमित्र बना था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है शुंग काल के किस विद्वान ने मालविका निगित्रम मित्रम नाटक लिखा था? तो कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। क्या था? देवभूति। अब देखिए शुंग वंश के बाद स्थापना किसकी होती है मैं आपको बताऊंगा। किस वंश ने शुंग वंश का अंत किया था? तो कण्व वंश ने।
किसने? कण्व ने, जो सुंग वंश है उसका अंत किया था। तो देवभूति था सुंग वंश का अंतिम शासक। तो कण्व जो थे इस इनको उसको खत्म करके और कण्व वंश की यहाँ स्थापना हो गई थी सुंग वंश के बाद। सुंग काल में किस स्तूप का निर्माण हुआ था? तो सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। किसका? सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था। ये आप लोगों का सही उत्तर होगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो मिनांडर को हराया था। किसने? किसको? मिनांडर को हराया था। तो भी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो शुंग वंश का जो शासनकाल है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग काल में किस भाषा का विकास हुआ था? तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। किसका? संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। हमारा भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, शुंग वंश के समय किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर हमला किया? तो किसने किया था? तो यूनानी, इंडो यानी कि जिन्हें ग्रीक कहा जाता है, इन्होंने किया था। शुंग वंश के किस शासक ने विदिशा को द्वितीय राजधानी बनाया था? तो विदिशा को द्वितीय राजधानी भागभद्र ने बनाया था। पहले इनकी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन विदिशा को भागभद्र नाम का क्या था? एक शासक था, उसने राजधानी बनाई थी। शुंग वंश में किस विद्वान ने अर्थशास्त्र की टीका लिखा? तो अर्थशास्त्र की टीका लिखा तो पतंजलि ने। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो कण्व वंश ने मगध पर शासन किया था। अगला है, शुंग वंश ने किस नाटककार को मृगचकटिकम लिखा है? तो सूत्रक ने लिखा है। ये प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से इसको याद रखना है। ये किसने लिखा है? सूत्रक ने लिखा है। अगला है, शुंग वंश के समय किस विश्वविद्यालय का विकास हुआ था? किस विश्वविद्यालय का? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का हुआ था। ठीक है, तो शुंग वंश के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। आप लोगों को बताना है कमेंट में। पहला प्रश्न आप लोगों को ये है, तक्षशिला की लोकेशन क्या है इस समय? शुंग वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो शुंग वंश के जो पतन का मुख्य कारण था आंतरिक कलह। आंतरिक कलह थी, ठीक है, लोगों के बीच, परिवार में, तो इसके कारण इसका पतन हो गया। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। ठीक है, किसने? वासुदेव ने की थी। अब देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। ठीक है, देवभूति खत्म हो गया, ठीक है, डेथ हो गई। इसके बाद जो कण्व वंश का शासन आया, और कण्व वंश की जो शासन की शुरुआत वो वासुदेव ने की थी। कण्व वंश ने किस वंश को समाप्त करके सत्ता की प्राप्त की थी? तो शुंग वंश के बाद। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कण्व वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 45 वर्षों तक इसने शासन किया। कितने? 45 ईयर्स, 45 वर्षों तक शासन किया। कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कण्व वंश की राजधानी की बात करें तो कण्व वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप लोग को याद रखना है। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव किसके दरबारी मंत्री था? तो देवभूति का दरबारी मंत्री था। और देवभूति को क्या इससे खत्म किया और खुद क्या बन गया? कण्व वंश का संस्थापक बन गया और राजा बन गया। कण्व वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था? तो गुप्त वंश ने शासन किया था। तो कण्व वंश के बाद कौन आएगा? गुप्त आएगा। फिर गुप्त वंश। ठीक है, आप लोग याद रखना। देखिए क्या हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो यानी कि मौर्य काल था, उसका अंतिम शासक था बृहदस्त। ठीक है, बृहदस्त का दरबारी शुंग हुआ करता था, पुष्यमित्र शुंग हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने जो बृहदस्त था उसकी हत्या कर दी और खुद क्या है शुंग वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद इसी प्रकार जब शुंग वंश था तो उसका अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति की दरबार में कौन था? देवभूति के दरबार में वासुदेव था। इसने क्या देवभूति की हत्या कर दी और फिर यहाँ पे कण्व वंश की स्थापना कर दी। तो लोग ऐसे इनको चल रहा था। कण्व वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया था। कण्व वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 73 से 28 ईसा पूर्व था। कण्व वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आंतरिक कमजोरी इसके पतन का मुख्य कारण था। कण्व वंश के समय जो किस विदेशी शक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था? तो शक। जो शक लोग थे उन्होंने कण्व वंश के शासन के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। इनका शासनकाल 73 से 45 तक था। कण्व वंश के शासकों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो तांबा के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे। कण्व वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वासुदेव था। ठीक है, इसी ने क्या है कण्व वंश की स्थापना की थी।
कण्व वंश के समय किस तो पुराणों का जो है विकास हुआ था। कण्व वंश के शासकों ने किस धर्म में विशेष अपना योगदान दिया था, तो धर्म के क्षेत्र में। अगला है, जो कण्व वंश के किस विद्वान ने मनुस्मृति की रचना की, तो मनुस्मृति की रचना मनु ने किया है। कण्व वंश के बाद उत्तर भारत में किस वंश का उदय हुआ था, तो कुषाण वंश का उदय हुआ था। ठीक है। कण्व वंश के समय किस नदी के किनारे सभ्यता फली फूली थी, तो गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है हमारा, कण्व वंश के शासकों ने किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया था, तो इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। कण्व वंश के पतन के बाद मगध पर किसने शासन किया था, तो मगध पर गुप्त वंश ने शासन किया था। ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुकुर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान या फिर पांडव, जिसे पांडर कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासक को पराजित किया था, तो नहपान को पराजित किया था। सातवाहन काल में किस भाषा का विकास हुआ था, तो प्राकृतक भाषा का विकास हुआ था। सातवाहन शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो संरक्षण की अगर बात करें तो इन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया था, ब्राह्मण धर्म को भी संरक्षण दिया था। तो हम यहाँ से डी, यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। नासिक अभिलेख किस सतवाहन वंश से संबंधित था, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला है, सातवाहनों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे, तो चांदी के जारी किए थे। तो मैंने अभी आपको कर्ण वंश का बताया, तो उन्होंने तांबे के जारी किए थे, और जो सातवाहन जो वंश था इसी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। और यहीं से आपसे प्रश्न जो पूछता है, सातवाहन काल में किस विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो शकों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। शकों का आक्रमण जो अभी तक लगातार चल रहा है। देखिए, कर्ण वंश में भी हमने शकों का आक्रमण पढ़ा, अब इसमें भी चल रहा है। सातवाहनों का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 100 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। सातवाहन काल में किस नाटककार ने गाथा शताब्दी लिखी थी, तो हाल ने। सातवाहनों में किस व्यापार मार्ग को बढ़ावा दिया था, तो सभी को, मसाला मार्ग हो, समुद्री मार्ग हो, या फिर रेशम मार्ग हो। सातवाहन काल में किस विश्वविद्यालय का विकास हुआ था, तो तक्षशिला का विकास हुआ था। सातवाहनों के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो सातवाहनों के जो पतन का मुख्य कारण था विदेशी आक्रमण। क्या था, विदेशी आक्रमण। सातवाहन काल में किस कला शैली का विकास हुआ था, तो अमरावती कला शैली का विकास हुआ था। सातवाहनों ने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई थी, तो सभी वेद हैं, उपवेद है, पुराण है। तो आप यहां से क्या कहेंगे, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। सातवाहनों में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्रों में। कला में भी उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, साहित्य में भी योगदान दिया, और वास्तुकला में भी योगदान दिया। सातवाहन काल में किस नदी के किनारे सभ्यता फली फूली थी, तो गोदावरी नदी के किनारे। किसके, गोदावरी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, सातवाहनों के समय किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया गया था, तो अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया गया था। ठीक है, याद रखिए। दक्षिण भारत पर किसने आक्रमण किया, तो दक्षिण भारत पर पल्लव ने आक्रमण किया। देखिए, पल्लव वंश जो था, ठीक है, और ये दक्षिण भारत ही साइड था। ठीक है, ये दक्षिण भारत साइड था। अगला है, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुजुल कडिफियसेस, तो इसने जो कुषाण वंश की स्थापना की थी। और उस कुषाण वंश में ही बहुत बड़े बड़े शासक हुए, जैसे कनिष्क हुए, ये बहुत बड़े बड़े शासक हुए थे। ठीक है। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। ठीक है। सावर जो है कुषाणों की राजधानी थी। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया था। कुषाण काल में किस संगति का आयोजन हुआ था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। आप सभी को पता भी होगा, 1 ईसा पूर्व यानी कि 100 में क्या हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और उस समय कौन था, कनिष्क उस समय इसके क्या अध्यक्ष थे। तो वही आपसे पूछा जा रहा है, कुल 4 हुई थी। ठीक है। कुषाणों द्वारा संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया गया था।
कनिष्क के दरबार में कौन सा विद्वान था? तो अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में क्या था? विद्वान था। कुशाणों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो कुशाणों द्वारा सोने के धातु के सिक्के जारी किए गए थे। किसके? सोने के धातु के सिक्के जो है जारी किए गए थे। ठीक है, तो आपको सिक्के जरूर याद रखना है। देखिए, पहले मैंने तांबे को बताया, फिर इसके बाद चांदी के बताया, अब ये सोने के बता रहा हूँ। ठीक है, कुषाण काल में किस कला शैली का विकास हुआ था? तो गंधार कला शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, कुषाणों का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो कुषाणों का शासनकाल 1 शताब्दी यानी कि 100 ईसा पूर्व से, और अगर बात करें 3 शताब्दी ईसवी तक। ठीक है, कुषाणों ने किस राजमार्ग को बढ़ावा दिया था? तो रेशम मार्ग को बढ़ावा दिया था। कुषाणों द्वारा रेशम मार्ग को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जबकि सतवाहन वंश के द्वारा रेशम मार्ग भी, मसाला मार्ग, समुद्री मार्ग सबको बढ़ावा एक साथ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो विशेष फोकस था रेशम मार्ग पर था। कुषाण काल में किस शिला का विकास हुआ? कुषाणों का पतन मुख्य कारण क्या था? तो विदेशी आक्रमण था। कुषाण काल में किस धार्मिक ग्रंथ की रचना हुई थी? तो बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी। अगला है, कुषाणों ने किस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था? तो कला, साहित्य, वास्तुकला। इस ऐसे प्रश्न में आप अगर डी है तो आप ऐसे में डी लगा सकते हैं। कुषाण काल में किस नदी के किनारे सभ्यता फैली फूली थी? तो सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न, कुषाणों के समय किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया गया? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। ये हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। कुषाणों के पतन के बाद, तो कुषाणों के पतन के बाद जो उत्तर भारत पर गुप्त वंश ने शासन किया। किसने? गुप्त वंशों के द्वारा शासन किया गया। कुषाण काल में किस विदेशी व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों ने आक्रमण किया था। किसने? हूणों ने आक्रमण किया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई। गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, तो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पाटलिपुत्र थी। कहाँ? पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको अभी बताया, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है। जो गुप्त काल है इसको भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। को धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया गया। आप यहाँ से भी पूछा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था, या फिर विक्रमादित्य किस शासक का, गुप्त शासक का उपनाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम था। आप लोग को भुलाना नहीं है। गुप्त काल में कौन सा प्रसिद्ध नाटककार हुआ था? तो कालिदास हुए थे। अगला है, गुप्त शासकों ने किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तो इन्होंने भी सोने के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध किस है विश्वविद्यालय का विकास हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य का पतन किसके आक्रमण से हुआ था? तो हूणों के आक्रमण से हुआ था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन। कौन थे? हरिसेन थे। और हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना भी की है। तो हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त काल में किस गणितज्ञ ने शून्य की खोज की थी? तो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि आर्यभट्ट द्वारा शून्य की खोज किस काल में हुई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या बन जाएगा, कठिन बन जाएगा। अब शून्य की खोज तो आपको पता सबको आर्यभट्ट है, लेकिन अगर ये पूछे तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किस काल के दौरान किया, तो शायद बताना मुश्किल हो जाता, लेकिन अगर पूछे तो याद रखिएगा गुप्त काल के दौरान। गुप्त काल ने किस खगोलीय शास्त्री को पंच सिद्धि धक्का लिखी? तो बराह मिहिर। गुप्त काल में किस धर्म का विकास हुआ था? तो सभी का धर्म, बात करें बौद्ध धर्म, जैन धर्म या फिर हिंदू धर्म सनातन। किस काल में, गुप्त काल में किस कला का विकास हुआ था? तो गुप्त काल में किस कला का विकास हुआ था? तो अजंता कला का विकास हुआ। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त था।
गुप्त काल में किस भाषा का विकास हुआ? तो संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। गुप्त काल में किस नदी के किनारे सभ्यता फली फूली? तो गंगा नदी के किनारे सभ्यता फली फूली थी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस प्रकार के यज्ञों का आयोजन किया गया? तो अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया इस वीडियो में, तो सब में अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि इस समय राजा क्या किया करते थे? अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है आज का, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत पर किसने आक्रमण किया? तो उत्तर भारत पर हर्षवर्धन ने आक्रमण किया। किसने? हर्षवर्धन ने आक्रमण किया था। ठीक है, तो अगले तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। क्या था? श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? जो समुद्रगुप्त था इसे किस नाम से जाना जाता था? तो भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। यहाँ से जो ऑप्शन है तो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से उत्तर होगा, भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखी? तो इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा? तो इलाहाबाद प्रशस्ति है ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हुड़ आक्रमण के समय कौन गुप्त शासक था? तो जब हुड़ आक्रमण हुए थे तो उस समय शासक स्कंदगुप्त था। कौन? इनका स्कंदगुप्त था। यह प्रश्न ऐसे भी बनता है कि स्कंदगुप्त के समय किनका जो आक्रमण हुआ था? तो हुड़ों का आक्रमण हुआ था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय था उसका दूसरा नाम था विक्रमादित्य। इसी को विक्रमादित्य कहा जाता था। और इसी के दरबार में क्या थे? नौ रत्न विधि इसके दरबार, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, इसी प्रकार ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न थे। उन 9 रत्न में से एक थे चरक। अगला है, गुप्त वंश के काल को क्यों स्वर्ण युग का कहा गया है? तो स्वर्ण युग का काल किस युग को कहा गया? तो गुप्त काल युग को कहा गया, क्योंकि कला, साहित्य और विज्ञान के प्रगति यहाँ इस काल में बहुत ही प्रगति किया था, प्रोग्रेस किया था। अगला है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अजंता की गुफाएं हैं, इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किसमें? गुप्त काल में हुआ था। अगला है, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रमुख थी? जो गुप्त काल था उसमें से ब्राह्मी लिपि प्रमुख थी। कौन सी जो लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि इसमें से प्रमुख लिपि मानी जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यभट्ट किस वंश से संबंधित वंश से के समय प्रसिद्ध थे? तो गुप्त वंश के समय प्रसिद्ध थे आर्यभट्ट। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गुप्त काल में कौन सा कर लगाया जाता था? तो गुप्त काल में भूमि कर लगाई जाती। क्या? भूमि कर लगाया जाता था। ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हर्षवर्धन किस काल से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। एनटीपीसी में प्रश्न कई बार जो रिपीट हुआ है, तो याद रखिएगा, रेलवे वाले विशेषकर। ठीक है, प्रश्न जो है एनटीपीसी में और सारे वनडे एग्जाम में हुआ है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो जो हर्षवर्धन थे उनकी राजधानी कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज थी। अगला है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगर आपसे वही मैं पूछूं, मेगास्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था और उसने कौन सी बुक लिखी थी? ये प्रश्न है आपको, ये उत्तर जो कमेंट में देना है। अगला है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला है, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को अपनाया था? तो हर्षवर्धन ने जो बौद्ध धर्म का जो महायान था, कौन सा महायान, तो उसको अपनाया था। देखिए, बौद्ध धर्म में भी 2 होते हैं, एक हीनयान एक महायान। ठीक है, तो उन्होंने महायान को अपनाया था। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने प्रसिद्धि दिलाई? तो नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने क्या दिलाई थी? प्रसिद्धि दिलाई थी। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो पुष्यभूति वंश है इसकी स्थापना जो पुष्यभूति ने किया था। गुप्त काल के किस धातु के सिक्के प्रमुख थे? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के, किसमें? सोने के सिक्के प्रमुख माने जाते थे, यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है, सिक्कों से प्रश्न बनता है। हर्षवर्धन ने किस प्रमुख सभा का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन द्वारा प्रयाग जो सभा था इसका आयोजन किया गया था। किसका? प्रयाग सभा का आयोजन किया गया था। गुप्त वंश की समाप्ति किसके आक्रमण से हुई? गुप्त वंश की जो समाप्ति है हुड़ों का आक्रमण। मैंने आपको बताया स्कंदगुप्त जब राजा थे तो उस समय हुड़ों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, उसी समय यानी कि अगर कहें तो जो गुप्त वंश की समाप्ति का पतन का मुख्य कारण था वो हुड़ों का आक्रमण था। तो वी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, हर्षवर्धन किस मौर्य से संबंधित था? तो जो हर्षवर्धन था ये वर्धन मौर्य से संबंधित है। किससे? वर्धन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो। अगला प्रश्न है हमारा, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अगला, ह्वेनसांग भारत में किसके शासनकाल में भारत आया था?
जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित ग्रंथ हरिश्चरित्र किसने लिखा है? जो हरिश्चरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षवर्धन ने प्रयाग में कितने वर्षों में एक बार सभा का आयोजन किया था? कितने वर्षों में? तो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार उसने सभा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का क्या हुआ था? तो धीरे धीरे विघटित हो गया, यानी कि धीरे धीरे क्या हो गया? विघटित हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। तो सी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, राजा भोज किस वंश से संबंधित थे? तो राजा भोज को बहुत उदाहरण दिया जाता है, कहाँ राजा भोज, ठीक है, तो ये परमार वंश से संबंधित है। किससे? परमार वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रकूट शासक कौन था? तो दांती दुर्ग थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दांती दुर्ग जो प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे। अगला है, एलिफेंटा गुफाएं किस वंश में बनी थी? जो एलिफेंटा गुफाएं राष्ट्रकूट वंश से ही बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही उत्तर होगा। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी वतापी थी। ये यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा। क्या थी? वतापी थी चालुक्य वंश की राजधानी, ठीक है। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का महान शासक कौन था? तो पुलिकेशन सेकंड। कौन था? पुलिकेशन सेकंड जो था, जो चालुक्य वंश का एक महान शासक हुआ था। पुलिकेशन द्वितीय ने किस प्रमुख राजा को हराया था? तो इसने हर्षवर्धन को हराया था, इसलिए इसको और महान माना जाता है और पराक्रमी भी था। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव वंश था, इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा, कांचीपुरम। अगला है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध जो रथ मंदिर है, ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, यानी कि प्रथम ने बनवाया था। प्रत्याहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो प्रत्याहार वंश है, इसकी स्थापना नागभट्ट प्रथम द्वारा की गई थी। संस्थापक कौन था? जो पाल वंश था, इसका संस्थापक गोपाल को माना जाता है। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय को किस पाल शासक ने संरक्षण दिया था? जो नालंदा विश्वविद्यालय, इसको धर्मपाल, किसने? धर्मपाल के द्वारा जो है संरक्षण प्रदान किया गया था। राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? जो राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो अमोघ वर्ष माना जाता है। किनको? अमोघ वर्ष को माना जाता है। सी यहाँ से सही उत्तर होगा। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण जो कृष्णदेव, यानी कि माफ कीजिए, कृष्ण जो प्रथम थे, इन्होंने करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरु शंकराचार्य ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैत वेदांत, किस अद्वैत वेदांत का जो है प्रचार किया था। राष्ट्रकूट वंश के पतन के बाद किस वंश ने दक्षिण भारत में सत्ता संभाली थी? तो चालुक्य। जब राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो गया तो चालुक्य थे, उन्होंने सत्ता संभाली दक्षिण भारत में। पश्चिमी चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? जो पश्चिमी चालुक्य था उसकी राजधानी कल्याणी थी। आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था राज राज चोल प्रथम, ठीक है। राज चोल प्रथम इसका प्रसिद्ध शासक था। राजराज चोल द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा था? तो बृहदी मंदिर था। कौन था? बृहदी मंदिर था, याद रखिएगा। चोल वंश का दूसरा महान शासक कौन था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र चोल प्रथम थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक मैंने आपको बताया गोपाल था। कौन? गोपाल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आ रहा है, सही उत्तर होगा। अगला है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसी ने की? तो जो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज था। किसके बीच हुआ था? तो देखिए, त्रिपक्षी समर जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। किसके? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था। ये तो आपको पता चल गया। अभी पूछा जाता है कि किसके लिए हुआ था? तो कन्नौज के लिए हुआ था। तीनों तरफ से क्या? कन्नौज के लिए हुआ था। अगला, चोल शासकों की नौसेना विशेष रूप से प्रसिद्ध थी किस क्षेत्र के लिए? तो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए थी। किससे? दक्षिण पूर्व एशिया के लिए। चोल प्रशासन में उर किसे कहा जाता था? तो उर शब्द है, ये ग्राम सभा को उर कहा जाता था, ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चेर वंश का प्रमुख क्षेत्र क्या था? तो केरल था। पांडव वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो पांडव वंश का जो पांडव वंश था, इसका प्रमुख बंदरगाह फुहार था। क्या? फुहार।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी क्या थी? जो परमार वंश है इसकी राजधानी धार थी। क्या थी? धार थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, राजा भोज किस वंश से थे? तो जो राजा भोज है ये परमार वंश से थे। किससे? परमार वंश से थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, चालुक्यों और चोल वंशों के बीच लंबे समय तक संघर्ष किसके लिए हुआ था? तो वेंगी क्षेत्र, एक वेंगी क्षेत्र पड़ता है, इसके इसके लिए हुआ था। चालुक्य थे और चोल वंश, इनके बीच जो लंबे समय तक क्या लड़ाई हुई थी, संघर्ष चला था। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सेन वंश की स्थापना विजय सेन द्वारा की गई थी। ये याद रखिएगा, ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मण सेन ने किसको हराया था? तो बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी को जो लक्ष्मण सेन ने हरा दिया था। चोल काल की प्रमुख प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो ग्राम स्वायत्तता। क्या थी? ग्राम स्वायत्तता थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, राजतरंगिणी किसने लिखी थी और किस राज्य के आधारित पर था? तो राजतरंगिणी सबसे पहले कल्हड़ ने लिखी थी और किस पर आधारित है? तो राजतरंगिणी जो कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर होगा। चोल वंश के पतन के बाद तमिलनाडु में कौन सा वंश शक्तिशाली हुआ? तो पांडव वंश आया। कौन सा? पांडव वंश आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही उत्तर होगा। पांडव वंश की राजधानी क्या थी? तो पांडव वंश की राजधानी मदुरै थी। कौन सी? मदुरै थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांडववंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो जो पांडववंश का पतन हुआ इसका मुख्य कारण जो माना जाता है मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। क्या? मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। इन्हीं के आक्रमण के चलते जो पांडववंश था वो उसका पतन हो गया था। 13वीं शताब्दी में जो सदी में दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का सेनापति कौन था? तो मलिक कफूर था। कौन था? मलिक कफूर था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मलिक कफूर ने किस वंश को हराकर दक्षिण भारत में लूटपाट की थी? तो उसमें चोल को भी हटाया था और हराया था, होलसेल को भी हराया था और यादवों को भी हराया था। तो ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में। कब? 1336 में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। ये तो काफी सरल प्रश्न है। हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन थी? तो विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी। क्या? हम्पी, जिस समय क्या है कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? जो कृष्णदेव राय हैं ये तुलुब वंश से संबंधित है। किसे? तुलुब वंश से। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो उनके द्वारा जो रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? तो अमृता माल्यता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना 1347 में हुई थी। अगला है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। कौन? अलाउद्दीन बहमन शाह जो था ये था बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, और जिसे बाद में बीदर कहा गया है, ये बहमनी साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच मुख्य संघर्ष किस क्षेत्र को लेकर हुआ था? तो किस क्षेत्र को? तो कृष्णा, तुंगभद्रा और दोआब था, इस क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? तो तालीकोटक युद्ध में। क्या? तालीकोटक युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अब आप लोगों को बताना है जो तालीकोटक युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तालीकोटक युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो 1565 में। कब? 1565 में जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिससे जो है विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार का कारण क्या था? तो मुस्लिम सुल्तानों का संयुक्त मोर्चा। जो मुस्लिम सुल्तान थे ये एक रूप से क्या हो गए? इकट्ठे हो गए और इन्होंने साथ में क्या धावा बोल दिया, मोर्चा कर दिया। काकतीय वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वारंगल थी। क्या? तो वारंगल थी काकतीय राजवंश की राजधानी। अगला प्रश्न है, कतकी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कतकी वंश का प्रसिद्ध शासक मान सकते हैं आप रुद्र प्रताप रुद्र को भी, रुद्रदेव को भी तथा गणपति देव को भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चोल वंश के बाद दक्षिण भारत की प्रशासनिक प्रणाली पर किसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था? तो विजयनगर वंश का पड़ा था। किसका? विजयनगर वंश का पड़ा था। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद कितनी डेक्कन सल्तनतें बनी थी? तो 5 डेक्कन सल्तनतें बनी थी। कितनी? 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। नीचे में से कौन
डेक्कन सल्तनत नहीं है। तो कौन डेक्कन सल्तनत नहीं है? देखिए, अहमदनगर था, गोलकोंडा था, बीजापुर था, लेकिन मालवा नहीं था। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। अगला है, बीजापुर सल्तनत किस वंश द्वारा शासित है? तो आदिल शाही द्वारा। किसके द्वारा? आदिल शाही द्वारा शासित है। गोलकोंडा सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो हैदराबाद थी। क्या थी? हैदराबाद थी। तो आप यहां से ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से सही उत्तर होगा। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब और कहाँ मिली थी? तो जो शिवाजी को छत्रपति की उपाधि रायगढ़ में मिली थी और 1674 में इनको उपाधि दी गई थी। तो ये प्रश्न बनता है, पूछ याद रखिएगा। शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी का गुरु कौन था? समर्थ रामदास थे। कौन थे? समर्थ रामदास थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था संभाजी महाराज। कौन थे? संभाजी। ऑप्शन नंबर ए यहां से सही उत्तर होगा। संभाजी को किसने पकड़ कर मार डाला था? तो संभाजी को जो औरंगजेब ने पकड़ कर क्या है, उनकी हत्या कर दी थी। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान किसे कहते थे? तो 8 मंत्रियों की जो परिषद होती थी उसी को जो अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे सुमंत हो गए, जो वित्त मंत्रालय वाला होता थी, अलग अलग उनको नाम दिया जाता था। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। इसको इनको जो है मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली पेशवा माना जाता है। बाजीराव प्रथम ने किस मुगल सेनापति को हराया था? तो निजाम उल मुल्क को हराया था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1761 में। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किसके विरुद्ध लंबा अभियान चलाया था? तो मराठाओं के विरुद्ध जो लंबा अभियान चलाया था। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो मैसूर। क्या टीपू सुल्तान जो समय मैसूर का शासक हुआ करता था। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर किस कारण कहा गया? तो अंग्रेजों से क्या वो वीरता से लड़ा था। क्या अंग्रेजों से बहुत ही वीरता से लड़ा था और जीत जाता था, इसलिए उसको मैसूर का शेर कहा गया। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो जो मैसूर का जो चौथा युद्ध था, इसी में जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और जो अंग्रेजों की पकड़ है ये और अच्छे तरीके से बन जाती है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद जो राज्य है, तो इस समय उसका संस्थापक था ऑप्शन नंबर सी आसफ जाह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कौन था? तो मराठा आए थे। कौन थे? मराठा। क्योंकि उस समय मराठा जो थे जो मुगलों के नाक में दम किए थे।